वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी पर, जो बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट के लिए है ये क्लास। और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कोशिका के बारे में, यानी सेल क्या है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, एकदम विस्तार से, एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक आज हम जाएंगे। आज इस क्लास में आपको कोशिका में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। और आप ये मानकर चलिए कि कोशिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिका से लगभग 4 से 5 प्रश्न बनते हैं पेपर में, ठीक है, आपके पेपर में बन जाते हैं। जैसा कि अगर आपके पहले यूनिट की बात किया जाए, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ, आपके पहले यूनिट की बात किया जाए तो आपके पहले यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य, ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोशिका का एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल साबित होता है आपके इस टॉपिक में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कोशिका, ठीक है। कोशिका के बाद में हम आपको बताएंगे कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो सबसे पहले हम कोशिका को डिस्कस करेंगे एकदम शून्य से। कोशिका की खोज कहाँ से हुई, क्या है कोशिका, कितने प्रकार की कोशिका हैं, इसके काम क्या है, यानी वर्क क्या है, इस सारी चीज़ों का डिस्कस आज की इस क्लास में होगा। चलिए वीडियो को जल्दी से आप सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। और अब आपकी क्लास जो है 6 बजे संचालित होगी। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप सबको। आप लोग बराबर मैसेज कर रहे थे कि सर क्लास नहीं लगा रहे हैं आप, तो अब आपकी क्लास संचालित होगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज हम बेसिकली सीखेंगे कोशिका के बारे में, बिल्कुल आसान भाषा में आज सीखेंगे और हिंदी में सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम हिंदी में सीखेंगे, पूरा और पूरा टॉपिक आपका हिंदी में होगा, क्योंकि सभी लोग जो है जितने भी बच्चे हैं उनको ये समझ में आए कि आखिर में कोशिका क्या होती है। तो आपके बेसिकली जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है, दोस्तों, कभी कोई आपसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में बनते हैं वो पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछा जाता है, यानी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। या कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज द सेल, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टाइप सेल, ठीक है। तो मॉडल पेपर में आप अगर देखेंगे तो सेल से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैंने मॉडल पेपर आप लोग को जो बना दिया है तो उसमें आप देखेंगे कि कोशिका से लगभग 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। आगे अभी इसी में लगभग आज की इस क्लास में आपको कोशिका से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इसी में समझ जाएंगे कि कितने प्रश्न आपके मॉडल पेपर में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है। कोशिका संसार में सभी जीव, छोटे से छोटे, छोटा से छोटा यानी अमीबा से लेकर के बड़ा हाथी तक, सबसे बड़ा क्या होता है जीव, हाथी, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ये सभी क्या संसार में, यानी जितने भी जीव हैं, चाहे वो जितने भी छोटे हों और चाहे वो जितने भी बड़े हों, वो सब किसी न किसी छोटी से छोटी कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कोशिका जीवधारियों की एक रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि कोशिका क्या है। संसार में सभी जितने भी जीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं और कोशिका जीवधारियों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं कि यह जो कोशिका होती है, कोशिका एक अर्ध पारगम झिल्ली से ढकी रहती है और इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है, यानी इसमें स्वतः जनन की क्षमता होती है। रिप्रोडक्शन जो होती है वो स्वतः होती है, स्वयं होती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। आज की ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस क्लास में आपको मिल जाएगा प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है, ठीक है। राइबोसोम क्या है और साइटोप्लाज्मा क्या है, इन सब के बारे में आज की इस क्लास में डिस्कस होगा, ठीक है। तो कोशिका की खोज कब हुई थी, 1665 ईस्वी में हुई थी। कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप नोट करते रहिए। किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी पुस्तक
माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुई। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट हुक की कौन सी पुस्तक में हमें ये जानने को मिला, यानी कोशिका की खोज का विस्तार हमें कहाँ से मिला। तो कोशिका की खोज का विस्तार हमें मिला रॉबर्ट हुक की एक पुस्तक थी ग्राफिया, माफ करिएगा, माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में एक अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखते हैं। अब 1938 ईस्वी में वनस्पति शास्त्री सर्डलेन और जंतु वैज्ञानिक सान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया था दो वैज्ञानिक ने मिलकर 1938 ईस्वी में। ठीक है, अब कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज के बारे में हम जानते हैं कि कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज कब हुई और क्यों हुई और किसने की, इन सब के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको अपने मन से लिखना है। जब आप प्रश्न आप लिखेंगे तो अपने मन से ही लिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको जानने को मिलेगा कि प्रीयूकेरियोटिक कोशिका क्या होती है, राइबोसोम क्या है, ठीक है, और लाइसोसोम क्या है, इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो अब जो टॉपिक है आपकी है क्या है, कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज। तो कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोज कब हुई थी? 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल कहा जाता है। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है, क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई थी। कब हुई थी? 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल की बात हो रही है। और कोशिका विज्ञान का ये क्लासिकल काल कहा जाता है क्योंकि इस समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी खोजें हुई थी। जैसे हम बात करें 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, केंद्रक की खोज हुई थी। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर ये भी जानने को मिलेगा कि केंद्रक क्या है। अभी आपको इस क्लास में जानने को मिलेगा कि केंद्रक क्या है। तो आपको ये इतना जानकारी मिली कि 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्रक की खोज, यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1833। आपसे पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि कोशिका यानी कि व्हाट इज न्यूक्लियस क्या है। तो न्यूक्लियस की खोज कब हुई थी? 1833 में। किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। अगला पॉइंट जो है, जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। जो जीव द्रव्य सिद्धांत है, देखिए यहाँ से अभी आपको ये 3 पॉइंट जो है, ये अभी 3 पॉइंट आप सब ये सारी चीज़ पढ़े हैं। ये टॉपिक बाय टॉपिक दिया गया है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लाइसोसोम क्या है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। तो जीव द्रव्य की अगर बात आए तो आप पढ़े होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़े हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप पढ़े हैं ना कि जीव द्रव्य कला, या क्या कहते हैं इसे? जीव द्रव्य सिद्धांत। किसने दिया था जीव द्रव्य सिद्धांत? सुल्ज ने दिया था। इंग्लिश में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आप यहाँ से 2 चीज़ यहाँ पर नोट कर लेंगे। एक तो 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। दूसरा, द्रव्य यानी जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? सुल्ज ने दिया था। अगला जो है आपका वो है गोल्जी बॉडी उपकरण। 1867 ईस्वी में जॉर्ज ने खोजा था। गोल्जी बॉडी उपकरण को 1867 में किसने खोजा था? जॉर्ज ने खोजा था। तो ये 3 टॉपिक थे आपके। ये तीनों टॉपिक आपके चैप्टर फर्स्ट में दिए गए हैं, यानी कि केंद्रक, न्यूक्लियस और जीव द्रव्य यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी बॉडी उपकरण। ठीक है, तो इन तीनों के वैज्ञानिक ने कब कब खोजा था, किसने खोजा है और किसने इसकी खोज की है, इन सब के बारे में बताया गया है। तो ये 3 पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इन 3 पॉइंट को आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे तो आप आगे लिख लेंगे। चलिए अब हम कोशिका के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो कोशिका बेसिकली कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली जो होती है आपकी प्रीयूकेरियोटिक और दूसरी होती है यूकेरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किया था कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होती है, ठीक है। और हमें पता चला कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की कोशिका होती है। कौन कौन सी? पहली है आपकी प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। अब हम एक एक करके समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए। तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इन कोशिकाओं में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। जिसके कारण क्या होता है, क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, यानी केवल डीएनए के सूत्र के द्वारा ही हमें गुणसूत्र के बारे में पता चलता है। अन्य कोई आवरण इसके घेरे में नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकाएं इसमें नहीं होती हैं। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के कोशिका को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब हम यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण पाए जाते हैं, जो केंद्रक आवरण से घिरे सुस्पष्ट केंद्रक द्वारा पाए जाते हैं, जिनमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रक न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में ये बातें आप लोग नोट करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं डिफरेंस। हम आगे अब देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो पहला अंतर ये है कि ये कोशिकाएं यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, अर्ध विकसित होती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, अर्ध विकसित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ये अधिक विकसित होती है। यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, अधिक विकसित होती है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। अगला देखेंगे, इनमें विकसित माइटोकॉन्ड्रिया लवक विकसित तथा न्यूक्लियॉन्स नहीं होते हैं। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। अगला है, इनमें राइबोसोम 70s अवसाद गुणांक होते हैं। इसमें राइबोसोम जो होता है वो 80s अवसाद गुणांक का होता है। तो इसमें 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये दिया गया है, ये प्रायः जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं। यानी अगर बात की जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जीवाणु और नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स के बारे में बात किया जाए तो ये सभी जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। ये सभी जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक में इनमें कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। जो इसमें कोशिका भित्ति होती है प्रोकैरियोटिक में, ये क्या होता है, इनमें कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। और अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इनमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। ये रेटिकुलम जो है ये आपको 1 नंबर में मिल जाएगा, आपके सेक्शन ए में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इनमें इंडोप्लाज्मिक जो है रेटिकुलम अनुपस्थित होता है। आज मैंने क्लास जो है पूरी हिंदी में मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि सबसे पहले आप हिंदी में विस्तार से जान जाइए। जितने लोग भी हैं यूपी से, तो अधिकांश बच्चे यूपी बोर्ड से हैं। किससे हैं, यूपी बोर्ड से हैं, तो वो सभी लोग हिंदी पढ़े तो उनको समझ में नहीं आता है सारी चीज़ें। तो आज मैंने सबसे पहले जो बेसिक है वही बताने का प्रयास किया है आज की इस क्लास में, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स में गाल्गी काय केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम केंद्रिका तथा सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में गाल्गी काय केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम केंद्रिका तथा सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब इसमें ये तो रहा बेसिक अंतर। अब आपको एक फिगर के द्वारा हम आपको दिखाते हैं। आप ये फिगर देख सकते हैं, इसमें अंतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है
फिगर में क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अंतर देख पा रहे हैं स्पष्ट कि सबसे पहले तो फिगर का अंतर है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ों का अंतर जो है वो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रीयूकेरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में जो अंतर है, मेजर डिफरेंस, वो इस प्रकार से है। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि आगे इसमें कोशिका में हमें और क्या पढ़ना है और क्या बेसिक चीज़ें जाननी है। तो हमने बेसिकली सीखा कोशिका क्या है, साथ ही साथ हमने देखा कि जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती हैं, यानी जीव द्रव्य कला क्या है, साथ ही साथ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको हमने देखा, कोशिका की प्रकार देखा। अब हम देखेंगे कोशिका के वर्क के बारे में, कोशिका के कार्य के बारे में। तो केंद्रिका में जो केंद्रक के भीतर संघनित भाग होता है उसकी खोज मीसर ने 1871 में की थी। केंद्रिका में यानी न्यूक्लियस में जो केंद्र के भीतर का संघनित भाग होता है उसकी खोज किसने की थी? मीसर ने की थी। कब की थी? 1871 ईस्वी में की थी। 876 ईस्वी में हार्टविंग तथा 1877 में फोल ने पता लगाया कि जीव के अंडाणु के निषेचन के समय एक शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजित होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल मैंने आप लोग को बता दिया है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि हार्टबीट तथा फोल के बारे में अगर जानकारी मिले या आपसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि इस प्रकार से होता है कि जब भी जीव के अंडाणु के निषेचन के समय एक शुक्राणु तथा अंडाणु के संयोजित होता है। इसको बताया था किसने? हार्टविंग तथा फोल ने बताया था। ठीक है, चलिए अब जो अगला टॉपिक है आपका कोशिका के मुख्य भाग जो होते हैं। कोशिका के हमने प्रकार देख लिए, कोशिका क्या है, कोशिका के प्रकार देख लिए। अब हम बात करेंगे कोशिका के मुख्य भाग भी। तो कोशिका का मुख्य भाग बेसिकली कोशिका भित्ति, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति क्या होती है हम जानेंगे विस्तार से। कोशिका भित्ति जो है वो जीव द्रव्य कला तथा कोशिका अंगों की सुरक्षा के लिए, जीव द्रव्य कला तथा कोशिका अंगों की सुरक्षा के लिए आजीवित पदार्थों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीव द्रव्य कला तथा कोशिका अंगों की सुरक्षा के लिए आजीवित पदार्थों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो कोशिका भित्ति बेसिकली आजीवित पदार्थों की बनी होती है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कोशिका भित्ति से रिलेटेड, ये जंतु कोशिका में या अनुपस्थित होती है। अगर जंतु कोशिका में क्या हो तो जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है, यानी नहीं होती। फिर है जीवाणु की कोशिका भित्ति पेंडिडोग्लिकेन की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति बेसिकली किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये एक पारगम झिल्ली होती है। ये क्या होती है? एक पारगम झिल्ली होती है। तो ये रही आपके कोशिका भित्ति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो जीव द्रव्य कला है। जीव द्रव्य कला क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये आपके पहले यूनिट फर्स्ट यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स का पहला टॉपिक है जीव द्रव्य कला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो जीव द्रव्य कला क्या होता है? ये अर्ध पारगम झिल्ली है। ये क्या है? एक अर्ध पारगम झिल्ली है। इसकी मोटाई जो होती है 25 एंगस्ट्राम से लेकर के 75 एंगस्ट्राम तक होती है। ठीक है, जीव द्रव्य कला क्या है? एक प्रकार की पारगम झिल्ली होती है जिसकी मोटाई 25 एंगस्ट्राम से लेकर के 75 एंगस्ट्राम तक होती है। जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य क्या होता है? जीव द्रव्य कला का मुख्य कार्य विसरण या जल की परासरण क्रिया पर नियंत्रण होता है, जिसे हम कहते हैं एटीपी बनाने के लिए माध्यमकार तथा इलेक्ट्रॉन के आवागमन हेतु माध्यम का कार्य करती है। कौन? जीव द्रव्य कला। तो ये था जीव द्रव्य कला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगला जो आपका टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता रहता है। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट में पूछा जाएगा आपसे। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। यह एक अंडाकार, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? अंडाकार होती है, जिसमें कोशिका का शक्ति केंद्रक कहा जाता है, जिसे कोशिका का शक्ति केंद्रक कहा जाता है। कोशिका का शक्ति केंद्रक किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। ठीक है, ये आपके पहली पॉइंट। दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे श्वसनीय एंजाइम रहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं जिनकी सहायता से हम एटीपी बनाते हैं, जिनकी सहायता से हम क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। ये कोशिका का श्वसन स्थल होता है। कोशिका का श्वसन स्थल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब अगला जो आपका पॉइंट है वो है अंतःद्रवी जाल। अंतःद्रवी जाल क्या होता है, अंतःद्रवी जाल क्या है, ये कोशिका के अंतः कंकाल के रूप में कार्य करता है। अंतः कंकाल के रूप में कार्य करता है कौन, अंतःद्रवी जाल। और अगला जो है वो प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम इसी पर जमे रहते हैं। यानी कहाँ पर जमे होते हैं, अंतःद्रवी जाल पर जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं वो राइबोसोम जो होते हैं ये यहीं पर जमे होते हैं। अगला जो है वो है गोल्जी काय। गोल्जी काय क्या होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। गोल्जी काय को हम क्या कहते हैं, इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी काय को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं। इसका मुख्य कार्य कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना होता है। इसका गोल्जी काय का जो मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य है कोशिका भित्ति और कोशिका प्लेट का निर्माण करना। इतना सुने आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम यानी इसे सीडी, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। आप मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर मैंने लाइबोसोम के बारे में बताया है। ठीक है, लाइबोसोम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी बता रहा हूँ और मैंने साल पेपर में बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। लाइसोसोम इसे सीडी ड्यूबे ने 1955 ईस्वी में खोजा था। इसे सीडी ड्यूबे ने 1955 में खोजा था। लाइसोसोम की खोज कब हुई थी, 1955 में हुई थी। किसने खोजा था, सी डी ड्यूबे। ठीक है, सीडी ड्यूबे ने 1955 में इसको खोजा था। ठीक है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य होता है कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना काम होता है किसका, लाइसोसोम का काम होता है। इनमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसका कार्य होता है कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। यानी कि कुल मिलाकर के 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट आपका है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि लाइसोसोम का खोज कब किया गया था, 1955 में सीडी ड्यूबे ने किया था। सीडी ड्यूबे ने किया था। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य यानी लाइसोसोम का प्रमुख कार्य होता है कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम पाया जाता है। तो ये रही लाइसोसोम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात करते हैं केंद्रक के बारे में। न्यूक्लियस क्या होते हैं, केंद्रक क्या होते हैं। केंद्रक कोशिका का एक मुख्य भाग होता है। केंद्रक क्या होता है, कोशिका का एक मुख्य भाग होता है। केंद्रक में डीएनए तथा आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में सबसे पहले डीएनए तथा आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसलिए केंद्रक का आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए केंद्रक का आनुवांशिकी में प्रथम स्थान है। केंद्रक यानी इसे कहते हैं न्यूक्लियस। हमने आपसे पूछा था और मैंने सॉल्व भी करवाया था मॉडल पेपर में, व्हाट इज न्यूक्लियस। तो आप लिखेंगे क्या, यानी आपसे अगर पूछा जाए केंद्रक क्या होते हैं तो आप लिखेंगे केंद्रक कोशिका का एक मुख्य भाग होता है जो इसमें डीएनए तथा आरएनए और गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। इसलिए केंद्रक का आनुवांशिकी में महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, ये केंद्रक से कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं डीएनए की, कि अब डीएनए क्या होते हैं और आरएनए क्या होता है। डीएनए की खोज कब की गई थी,
डीएनए की खोज 1953 में वाटसन योमक्रिक ने की थी। वाटसन योमक्रिक ने डीएनए की खोज की थी 1953 ईस्वी में। ठीक है, सन 1953 ईस्वी में वाटसन योमक्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसको? वाटसन योमक्रिक को। 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया किस क्षेत्र में? उनका जो वर्क था वो था डीएनए के डबल हेक्सिंग मॉडल का निर्माण करना। ठीक है, तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में? जूलॉजी के क्षेत्र में। किसके लिए? डीएनए के लिए। इनका नाम क्या था? इन्होंने डीएनए की खोज की थी 1953 ईस्वी में वाटसन योमक्रिक ने, और डीएनए का एक डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था, इसीलिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करिए। बहुत मेहनत करके मैं आप सबके लिए क्लास लेकर के आता हूँ, और आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से मैं सुबह आप लोग की क्लास जो है लगाने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी मैं क्लास आप लोग का अब स्टार्ट कर चुका हूं, और आज से अब क्लास आपकी रेगुलर होगी। तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को कोऑपरेट करिए। चैनल पर आपका अपना परिवार है, आप सभी लोग जो है सदस्य को जोड़िए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको पीडीएफ बिल्कुल भी मुफ्त मिलता है, आपको क्लास भी पूरी मुफ्त में मिलती है, बिल्कुल फ्री और कास्ट है, आपको कुछ भी फीस नहीं देनी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग केवल और केवल आपका इतना काम है कि आप लोग अच्छी से अच्छी नॉलेज लीजिए, जितना भी वर्क है आप कंप्लीट करिए, जो भी मुझसे हो सकता है। आप सबके लिए मैं लगातार मेहनत किए जा रहा हूँ। आप रात 8 बजे डेली केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रोज़ रात 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास होती है। आप सब रोज़ रात 8 बजे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आइए। 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होती है, और रोज़ रोज़ शाम 7 बजे आपकी बॉटनी की क्लास चलती है। तो आप सभी लोग जो है क्लास में ज़रूर आइएगा। टाइम टेबल आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे डीएनए के बारे में। तो डीएनए की खोज बेसिकली कब हुई थी? 1953 में हुई थी। वाटसन योमक्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था, और इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालित करता है। डीएनए क्या करता है? सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है। डीएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है। अगला है डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। अगर डीएनए की बात किया जाए तो डीएनए जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं आरएनए की। आरएनए की बात होती है तो आरएनए क्या है? यह एक न्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है, जिसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? राइबोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजन क्षार में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? आरएनए जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है स्मॉल आरएनए, ये राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। अगला जो आपका है दूसरा है एमआरएनए, ये डीएनए के आदेश पर एमिनो अम्ल का निश्चित क्रम बनाता है। और तीसरा है आपका टीआरएनए, ये प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। ठीक है, तो आप आरएनए की बात होती है तो आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन सा? आरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज हमने डिस्कस कर लिया आपकी कोशिका से जितने भी आपके सेल मेम्ब्रेन से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनका डिस्कशन आज की इस क्लास में हो चुका है। कोशिका से जितने भी प्रश्न बनने थे उनको मैंने समझा दिया है। कोशिका क्या है, कोशिका के कार्य क्या है, कोशिका किस प्रकार से कितने भागों में बांटा गया है, प्रीयूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, साथ ही साथ डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, और
न्यूक्लियस की बात की जाए, न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक जिसे कहते हैं, केंद्रक के बारे में हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने राइबोसोम को देखा, राइबोसोम क्या होता है, और हमने देखा साथ ही साथ आज हमने डिस्कस कर लिया लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग के नाम से इसे जानते हैं। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस किया। तो आज हमने जो है कोशिका से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे उनका डिस्कशन कर लिया है। अगली क्लास में हम मिलेंगे इसी प्रकार से आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के जो आपके पहले चैप्टर से इम्पॉर्टेंट हैं। कल आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा, कल की क्लास में आपको मॉडल पेपर मिलने वाला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास में बराबर बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।